नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर शर्मा। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो आपकी बीबीए, एमबीए और कॉमर्स एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। हम समझेंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के बीच का डिफरेंस, जैसा कि द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। अच्छा, चलिए एक सिंपल सी चीज से शुरुआत करते हैं। आपने जरूर नोटिस किया होगा, राइट, कि कुछ कंपनी नेम्स के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है और कुछ के एंड में सिर्फ एलटीडी होता है। तो ये है क्या? क्या है इसके पीछे का असली फर्क? आइए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इस पूरे टॉपिक को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 लॉजिकल सेक्शंस में ब्रेक डाउन किया है। पहले हम फाउंडेशन समझेंगे, फिर फॉर्मेशन रूल्स, उसके बाद कैपिटल और शेयर्स, फिर गवर्नेंस और आखिर में सबको समराइज करेंगे। ओके, तो सेक्शन 1। सबसे पहले चलिए इन दोनों कंपनीज की जो बुनियादी सोच है, जो फंडामेंटल फिलॉसफी है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सारा खेल इन दो शब्दों में है, क्लोजली हेल्ड और पब्लिक मनी। एक प्राइवेट कंपनी बेसिकली कुछ गिने चुने लोगों का एक ग्रुप है, एक क्लोज सर्कल। इसलिए कानून भी उन्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी छूट देता है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी का मामला बिल्कुल अलग है। वो आम जनता से, यानी आपसे और हमसे पैसा लेती है। और जहां पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो, वहां इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेशंस बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। चलिए देखते हैं कि इन कंपनीज को बनाने के लिए, यानी फॉर्म करने के लिए और इनके मेंबर्स बनने के लिए क्या क्या नियम हैं। ये नंबर्स, इनको हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्राइवेट कंपनी शुरू करने के लिए आपको कम से कम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2। पर वहीं एक पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए आपको कम से कम 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और ये एक और बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। एक प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की संख्या पर एक सीलिंग है, एक लिमिट है, और वो है 200। इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। जबकि एक पब्लिक कंपनी में स्काई इज द लिमिट, कोई ऊपरी सीमा नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। बिल्कुल मेंबर्स की तरह ही डायरेक्टर्स के नंबर्स भी अलग अलग हैं। प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की जरूरत है और एक पब्लिक कंपनी के लिए ये नंबर थोड़ा ज्यादा है, यानी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, पैसे की। सेक्शन 3 में हम समझेंगे कि ये कंपनीज कैपिटल कैसे रेज करती हैं, इनके शेयर्स का क्या होता है और फंड रेजिंग के क्या नियम हैं। ये आप कह सकते हैं सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कानून साफ साफ कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी आम जनता के पास जाकर पैसा नहीं मांग सकती, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन एक पब्लिक कंपनी बिल्कुल ऐसा कर सकती है। वो आम जनता को, आम पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट कर सकती है, जैसे कि एक आईपीओ के थ्रू। ऐसे ऐसे समझिए, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स एक बंद दरवाजे के पीछे होते हैं। उन्हें ट्रांसफर करने पर, यानी बेचने पर, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस कंपनी की इंटरनल रूल बुक, जिसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, में लिखे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी के शेयर्स एक ओपन मार्केट में होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट पर जाने से पहले एक टेक्निकल टर्म समझना जरूरी है, प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? सोच लीजिए कि ये एक कंपनी का बायोडाटा है इन्वेस्टर्स के लिए। एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स, उसका बिजनेस, उसके फाइनेंशियल्स, सब कुछ लिखा होता है। आप ये बिल्कुल लॉजिकल है ना? क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा मांग ही नहीं सकती, तो वो प्रोस्पेक्टस क्यों इश्यू करेगी? इसलिए वो प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती। पर एक पब्लिक कंपनी जब भी पब्लिक ऑफर लाती है, उसके लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करना कानूनन जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर। इसमें हम कंपनी के अंदर की बात करेंगे, यानी इनके इंटरनल रूल्स, इनकी गवर्नेंस और लीगल कंप्लायंस एक दूसरे से कितने अलग हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, प्राइवेट कंपनी एक क्लोज ग्रुप की एंटिटी है। इसी वजह से द कंपनीज एक्ट उन्हें बहुत सारे एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस, यानी विशेष छूट देता है। उनके लिए नियम थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के ऊपर जनता के पैसे की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उसे ऐसी कोई खास छूट नहीं मिलती। मीटिंग्स के लिए एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वोरम। क्वोरम का मतलब है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनका मीटिंग में होना जरूरी है ताकि मीटिंग वैलिड मानी जाए। अब देखिए यहाँ फर्क। प्राइवेट कंपनी के लिए ये नंबर सिर्फ 2 है। 2 मेंबर्स आ गए, मीटिंग शुरू। लेकिन पब्लिक कंपनी में ये उसके साइज पर डिपेंड करता है। जैसा आप देख सकते हैं, 1000 मेंबर्स तक 5 लोग, और 5000 से ज्यादा मेंबर्स होने पर 30 लोगों का क्वोरम चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।
प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स या मैनेजर्स को कितनी भी सैलरी दे सकती है, इस पर कानून की कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन यानी टॉप मैनेजमेंट की टोटल सैलरी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के 11% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस है। और चलिए अब हम आते हैं फाइनल सेक्शन पर। सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि इन कंपनीज को आप एक नज़र में कैसे पहचान सकते हैं और फिर आपके रिवीजन के लिए एक मास्टर समरी तैयार करेंगे। तो जो सवाल हमने सबसे पहले पूछा था उसका जवाब अब आपके सामने है। ये कोई चॉइस नहीं बल्कि एक मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है। हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना ही पड़ेगा और हर पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या एलटीडी लिखना अनिवार्य है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये टेबल देखिए। ये आपके एग्जाम रिवीजन के लिए गोल्ड माइन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। इसमें हमने अभी तक जो भी 10 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन डिस्कस किए हैं उन सबको एक जगह आमने सामने समराइज कर दिया है। बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। सिर्फ कानून की नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी के नज़रिए से सोचिए। अगर आपका मकसद है बहुत तेज़ी से ग्रो करना, लार्ज स्केल पर जाना, तो कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है? और अगर आप टाइट कंट्रोल और सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग चाहते हैं तो आप क्या चुनेंगे? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।